न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ में 0-2 के खसारे के बाद अब पाकिस्तान टीम की निगाहें तीसरे टी20 मैच पर मरकूज़ हैं और अब पाकिस्तान को सिर्फ एक शिकस्त उसे सीरीज़ में शिकस्त से दो चार कर सकती है और इसके अब आसार भी बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजूहत मैंने गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में बताई हैं कि हमारी कप्तानी में और इसके अलावा कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम बेहतर होती हुई दिखाई नहीं देती है। तो अब पाकिस्तान को तीसरे टी20 मैच में क्या करना चाहिए, किस तरह पाकिस्तान टीम में बेहतरी आ सकती है कि मौजूदा स्क्वाड में इसको किस तरह फाइन ट्यूनिंग इसकी की जाए कि मामला सही हो जाएं। और उसके अलावा तीसरा जो टी20 मैच है उसका टाइम भी तब्दील है, वो भी आपको बताना चाहूँ कि टाइम 11:10 पर पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक पहले 2 टी20 मैचेस शुरू हुए। अब जो तीसरा मैच है 17 जनवरी को, एक तो थोड़ा गैप ज़्यादा है और ये मैच होगा डुनेडन के मकाम पर, लेकिन ये मैच वहाँ के दिन में खेला जाएगा और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप 11:10 के वेट करते रहें जब तक मैच ही ख़त्म हो चुका हो। तो इसलिए अगले मैच का जो टाइम है वो तब्दील है, 11:10 नहीं है बल्कि 5 बजे है सुबह। तो और आखिरी मैच भी इसी टाइम पर होगा। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे मैच के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान को सीरीज़ में एंड रहने के लिए तीसरा मैच जीतना लाजमी है। अब इसको पाकिस्तान को फाइन ट्यूनिंग की क्या की जाए। एक तो ये है कि शाहीन अफरीदी को एज ए कैप्टन जो ब्लंडर कर रहे हैं, एक तो टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ टीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। एक तो ये कि सभी को पता है कि हारिस रऊफ पावर प्ले का बॉलर नहीं है, एक तो उनको पावर प्ले में ला रहे हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर ये है। और उसके अलावा आज़म खान से विकेट कीपिंग करा रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं न्यूजीलैंड की कंडीशन में। हालांकि अगर आज़म खान की जो तकनीक है देखा जाए तो ये एशियन कंडीशन में कामयाब हो सकते हैं जब स्पिनर आते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में या साउथ अफ्रीका में उन्हें अगर मौका दिया जाएगा तो ये ना ही आज़म खान के किसी काम का है और ना ही पाकिस्तान टीम के लिए। इससे पाकिस्तान टीम को नुकसान होगा। अगर कोई अगली सीरीज़ ऐसी आती है जो कि किसी एशियाई ममालिक में हो तो फिर तो पॉसिबल है कि आज़म खान की टीम में जगह बन सके। यूरोपी कंडीशन में या सीना में मुमकिन ही नहीं है कि आज़म खान की प्लेइंग 11 में जगह बन सके। एक तो ये है और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग इफ्तिखार अहमद के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि शायद उनकी जगह नहीं बनती, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये आज का मैच था इसमें 4 रन बनाकर आउट हुआ है। उससे पहले जो पिछला मैच था उसमें 17 गेंदों पर 1 चौके 2 छक्कों समेत 141 के स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाए थे। टी20 क्रिकेट में अगर आप अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 25, 30, 35 रन करते हैं तो उसकी अहमियत होती है। और उससे पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ थी उसके आखिरी मैच में वो 36 रन बनाने में कामयाब रहे थे, 3 चौके 2 छक्के लगाए थे, 22 गेंदें खेले थे। और उससे पहले जो मैच था जब उसकी इनिंग्स आई थी तो 24 गेंदों पर 3 चौकों और 6 छक्कों समेत वो 60 रन बनाने में कामयाब रहे थे। उससे पहले 33 रन किए थे, 3 छक्कों समेत नॉट आउट रहे थे। तो ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी नहीं है। टी20 क्रिकेट में इतनी इनिंग्स ही चलती है। और आज़म खान की बहरहाल है कि उनकी जगह अब पाकिस्तान के पास चूँकि मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं लेकर गए तो फिर साहबजादा फरहान जो कि एक रेगुलर ओपनर हैं उन्हें ही मौका दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल उन्हें ही मौका देना पड़ेगा क्योंकि हसीबुल्ला एक नौजवान विकेट कीपर है। मेरे ख्याल उनको भी उनके साथ भी ज़्यादती होगी कि अगर इतने मुश्किल टूर पे आप उनको मौका दें तो साहबजादा फरहान किसी हद तक खेल सकते हैं। एक प्योर बैट्समैन है और अच्छी फॉर्म में है। 2023 में पाकिस्तानी बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था उनका, 178 का स्ट्राइक रेट था। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चेंजेस करना पड़ेंगी और ओपनिंग के हवाले से भी गौर किया जा सकता है। हो सकता है कि सैम अयूब और फ़खर जमान की जोड़ी को एक बार फिर सेट किया जाए, ट्राई किया जाए, क्योंकि अब ये सीरीज़ तो एक तजर्बे की नज़र हो रही है। ये सीरीज़ अब जीतने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं क्योंकि हम दोनों मैचों में शिकस्त खा चुके हैं। आखिरी तीनों मैचेस जीतना तो मेरे ख्याल में अजीब सा हो जाएगा, मुमकिन नहीं लगता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान टीम सीरीज़ में क्लीन स्वीप से भी बच जाए तो बड़ी बात है। तो इसमें अब ओपनिंग में रिजवान अगर नीचे आकर बैटिंग करते हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान टीम का मिडल ऑर्डर भी सेट हो जाए और ओपनिंग जोड़ी भी सेट हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओपनिंग में मसले रहेंगे।
जैसा कि मैंने बताया था कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी के अंदर मुस्तकिल मिजाजी थी, पावर प्ले में बहुत कम विकेट गंवाते थे। गो के जो स्कोर था वो 40-50 के दरमियान रहता था, अब 50-60 के दरमियान हो गया है, 10-12 रन का फ़र्क पड़ गया या 20 रन का, लेकिन ओवरऑल विकेट नहीं गंवाते थे और पाकिस्तान टीम बआसानी 180-200 रन कर लेती थी। अब सूरत हाल को चेंज है। अगर फ़खर जमान और सैम अयूब आएंगे, जिस दिन इनका दिन होगा आपको बर्क रफ्तारी से रन बनते हुए भी दिखाई देंगे। पावर प्ले में 60, 70, 80 रन भी बन जाएंगे, लेकिन जल्दी विकेटें गिरती हुई भी दिखाई देंगी आपको, क्योंकि उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। और ये चीज़ आपको माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान टीम को किस तरह लेके चलना है। बाबर आजम और रिजवान के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, फिर साहबजादा फरहान के ऊपर क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, और उसके अलावा उसामा मीर को तो मेरे ख्याल में अब हर सूरत उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, यार खुदा के लिए बैठ जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल में अब उनके पास ऑप्शन जो है पाकिस्तान के पास बहुत कम है। मोहम्मद नवाज़ गए दूसरे स्पिनर के तौर पर, मेरे ख्याल में अब उन्हें ही मौका देना पड़ेगा। परफॉर्मेंस तो उनकी भी अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम वो किफ़ायती तो हैं, रन्स तो रोकते हैं। यहाँ तो उसामा मीर ना ही रन्स रोक पा रहे हैं, ना ही विकेट ले पा रहे हैं। और उसके साथ साथ आमिर जमाल, उनकी कारकर्दगी टेस्ट क्रिकेट में तो अच्छी है, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, रन्स बहुत लीक कर रहे हैं। इसकी वजह से ज़मान खान या मोहम्मद वसीम जूनियर उनकी जगह पर आ सकते हैं। तो ये 2 से 3 तब्दीलियाँ हैं जो कि पाकिस्तान को लाजमी करना पड़ेंगी। आज़म खान के साथ आप सीना में नहीं जा सकते, न्यूजीलैंड में नहीं जा सकते। आप उनकी बॉडी, यार ये बच्चा जानता है कि बहुत मुश्किल है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, इतनी पेस को, इतनी शॉर्ट पिच गेंद को वो ना ही पुल कर सकते हैं, ना ही ऊंचा शॉट लगा सकते हैं, नहीं खेल पाते। जब भी कहते गेंद हवा में खड़ी हो जाती है। आज तो स्पिनर के खिलाफ वो उनकी गेंद फुल बैट पे आई, लेकिन बाउंड्री लाइन पार नहीं कर सकी है। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर भी थोड़ी एतमाद की कमी हो रही है कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए उनसे रन्स नहीं होते, और ज़ाहिर सी बात है इसका प्रेशर आता है। तो ये चीज़ें अब पाकिस्तान टीम को फाइन ट्यूनिंग अपनी करनी पड़ेगी। अगर वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप 2024 है तो वहाँ पर तो आज़म खान काम आ सकते हैं, लेकिन उसमें और सिन्हा में यानी कि न्यूजीलैंड में अगर आप उन्हें मौका दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये पागलपन है, क्योंकि आज़म खान का इससे मज़ीद एतमाद ख़राब होगा और शायकीन क्रिकेट भी उनको सपोर्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी तेज़ पिचेस का प्लेयर है ही नहीं। और सेम इसी तरह अब हमारे जो बॉलर्स हैं उनको भी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह के सबसे बड़ी मिसाल हारिस रऊफ़ की है, उन्हें मेरे ख्याल में 7वें 8वें ओवर के बाद आना चाहिए, जैसा कि बाबर आजम करते थे। मजबूरी तो थी, जब नसीम शाह नहीं थे तो उनको लाया था T20 वर्ल्ड कप 2023 में, लेकिन बाद में उन्हें भी पावर प्ले से हटा दिया गया था। तो एक चीज़ ये है कि पावर प्ले में हारिस रऊफ़ का काम नहीं है, और उसके साथ साथ शाहीन अफरीदी को देखना पड़ेगा कि बैट्समैन कहाँ खेल रहा है, उसके मुताबिक प्लान तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने एक प्लान पहले से तैयार कर लिया है, फिर मार पड़ रही है, जो कुछ हो रहा है आप उसी बॉलर को ओवर दिए जा रहे हैं। तो इस तरह पर टीमें नहीं चला करती हैं। अब तक की अगर मैं परफॉर्मेंस देखूँ तो बड़ी मायूस कौन है चंद प्लेयर्स की। अलबत्ता इस बार स्ट्राइक रेट अच्छा है, जिसका सबसे ज़्यादा रोना धोना मचाया जाता था। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट लगभग 158 है और 185 का स्ट्राइक रेट है, लगभग 186 का फ़खर जमान का, 168 का रिजवान का स्ट्राइक रेट है, इफ्तिखार अहमद का 112 का है, और सैम अयूब का 254 का स्ट्राइक रेट है, आमिर जमाल का 153 का स्ट्राइक रेट रहा, शाहीन अफरीदी ने 146 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, आज़म खान का 100 का स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट इस बार बेहतर है, लेकिन मासवाए बाबर आजम के और या किसी अदर फ़खर जमान के सभी की एवरेज बहुत नीचे है। 16 की एवरेज रिजवान की है, इफ्तिखार अहमद की 14 की है, सैम अयूब की 14 रन की एवरेज है, 6 रन की आज़म खान की है। तो ये चीज़ें आती हैं। जब आप जहर मिजाजी की बात करते हैं, सिर्फ स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें भी अफोर्ड करना पड़ती हैं। और अगर बॉलर्स की बात करें तो इसमें अभी तक जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के किसी भी बॉलर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। किसी भी बॉलर ने 9 रन फी ओवर से कम रन नहीं दिए। सबसे कम जो इकनॉमी रेट है वो हारिस रऊफ़ का है, हालांकि वो सबसे ज़्यादा मार खाते हैं। 9 रन फी ओवर उनका इकनॉमी रेट है। 12 रन दे रहे हैं आमिर जमाल फी ओवर, और उसके अलावा 11.25 उसामा मीर दे रहे हैं। तो जब हमारे हर बॉलर 9 रन फी ओवर से ज़्यादा मार खाएगा तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए मैचेस जीतना नामुमकिन सी बात दिखाई देने लगेगा।